ITI एकेडमी 247 के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इससे पहले भी उष्मा उपचार हीट ट्रीटमेंट का हम लोग टॉपिक पढ़े थे। आज हम लोग उसी से रिलेटेड हार्डनिंग टॉपिक को पढ़ेंगे। ये आप देख सकते हैं @ITI एकेडमी 247 पे इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं इस पे आप जो है विभिन्न तरह का लेक्चर्स पढ़ा हुआ है। इस पे जाके आप वो सारे लेक्चर्स को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है हैंडल है इसका यूट्यूब का @ITI एकेडमी 247। यहाँ जाके और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं और भी टॉपिक्स जो हैं ये यहाँ पे सारे मिल जाएंगे, आपको यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हीट ट्रीटमेंट का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, हार्डनिंग। हार्डनिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग इस पूरे सेशन में समझेंगे कि हार्डनिंग प्रोसेस क्या है, हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है और हार्डनिंग प्रोसेस से हमें लाभ क्या है। तो चलिए वन बाय वन करके हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है इसमें होता क्या है। जैसे हीट ट्रीटमेंट में हमने क्या बोला, हार्डनिंग। आखिर ये हार्डनिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पहले तो हम ये समझ लें थोड़ा सा ओवरव्यू कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है क्या। हीट ट्रीटमेंट में आपका होता क्या है इसको जरा सा थोड़ा बहुत हम लोग समझ लें तो बाकी चीजें हम लोग जो है करते चलेंगे। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में जो कोई भी, जैसे कि यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, कार्बन स्टील की बात करते हैं। और ये कार्बन स्टील जहाँ पे भी हम कहेंगे, जहाँ पे यहाँ पे इस पूरे सेशन में अगर स्टील की बात होती है तो उसका मतलब है कार्बन स्टील से है। अब कार्बन स्टील्स में जो उसका जो फॉर्मेशन होता है कि कार्बन का कंटेंट कितना होता है और उसमें स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, उसका पिछला सेशन में हमने पूरी तरीके से बताया है कि जो कितने तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। फेराइट स्ट्रक्चर कब आएगा, पियरलाइट स्ट्रक्चर कब आएगा और सेमेंटाइट स्ट्रक्चर कब आएगा, यानी कि परसेंटेज ऑफ कार्बन पे क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेज आता है, उस सारी चीजों को हमने पिछले सेशन में कवर किया है। अब हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि जो हीट ट्रीटमेंट, जैसे पेन कार्बन स्टील का जो हीट ट्रीटमेंट हम करते हैं तो उसमें एक्चुअली में होता क्या है ना। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में होता क्या है, तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बेसिकली क्या है कि किसी भी, जैसे कि यहाँ पे स्टील की बात कर रहे हैं तो स्टील को पहले क्या करते हैं कि थोड़ा गर्म करते हैं और गर्म करके एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब कि एक सर्टेन तापमान तक उसको गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद वो तापमान के बाद जैसे ही वो सर्टेन टेम्परेचर को रीच करता है, वहां के बाद हम क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं। अब यहाँ पे दो विधि है, या तो आप धीरे धीरे ठंडा कर सकते हैं या तो फास्ट रेट से ठंडा कर सकते हैं। तो ये दोनों विधि जो है, अब दोनों पे अंतर क्या होता है, इस सारी चीजों को हम लोग इस हार्डनिंग प्रोसेस में पढ़ेंगे कि हार्डनिंग प्रोसेस में जब किसी जो स्टील की जो बात कर रहे हैं वो स्टील को अगर हम धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं, यानी कि रेट ऑफ कूलिंग थोड़ा स्लो है, तो उस कंडीशन में क्या फर्क पड़ेगा, और रेट ऑफ कूलिंग अगर फास्ट है तो उस कंडीशन में क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं और ये हार्डनिंग प्रोसेस पूरा इसी से रिलेटेड है। अब ये हार्डनिंग प्रोसेस में आपका जो होता है क्यों जरूरी है, पहले क्वेश्चंस का हमने जवाब दिया कि हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है। तो हीट ट्रीटमेंट में हमने बताया कि पहले गर्म करते हैं सर्टेन टेम्परेचर है, इसके बाद उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद जो उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेज आता है, यानी आंतरिक संरचना में जो बदलाव आता है, उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, थोड़ा जो है कठोर हो सकता है, या फिर कुछ कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होती है, यांत्रिक गुण उसमें डेवलप हो जाता है। और ये यांत्रिक गुण क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू आवर्स नीड्स, हमारी आवश्यकता क्या है उसके हिसाब से ऐसे यांत्रिक गुण उसमें डेवलप होते हैं। तो हमने इस पूरे चीज को बता दिया कि हार्डनिंग में क्या होता है। अब ये जो हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है, अब हार्डनिंग क्या है, उसी का एक पार्ट है, हीट ट्रीटमेंट का ही एक पार्ट है हार्डनिंग। हार्डनिंग में सबसे पहले करते क्या है, हार्डनिंग आखिर आवश्यक क्यों है, पहले इस प्रश्न का हम लोग जवाब दे लें कि हार्डनिंग आवश्यक क्यों है। कोई भी पदार्थ, जैसे कोई स्टील की ही अगर हम बात कर ले तो स्टील में भी एक सर्टेन स्ट्रेंथ का जरूरत पड़ता है, सर्टेन टेंसाइल स्ट्रेंथ की आवश्यकता पड़ती है। उसमें एक स्पेसिफिक जो है लचीलापन भी होना चाहिए, मतलब तमाम चीजें, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, यानी डक्टाइल भी होना चाहिए, मैलेबल भी होना चाहिए। तो इस सारी चीजों को जब हम कॉन्साइज करके हम अपने नीड के अनुसार किसी चीज को बनाते हैं तो वहां पे इस सारे ट्रीटमेंट से होकर गुजरना पड़ता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब हम लोहार के यहाँ जाते हैं तो वो क्या करता है, लोहार क्या करता है,
लोहार जब किसी जैसे छेनी को बना रहा है तो उसमें वो क्या करता है, तो देखिएगा कि सबसे पहले छेनी को किसी भी जो है आप स्टील से बनाता है, तो स्टील क्या होगा, कार्बन स्टील होगा, तो उससे बनाता है तो पहले गरम करता है, गरम करके उसको जो है पीट के थोड़ा फैलाता है और उसका कटिंग एज बना लेता है। अब ये कटिंग एज जो बना लेता है तो क्या वो किसी भी मेटल को काटने के काबिल हो जाता है? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें सॉफ्टनेस का गुण रहता है, तो जब तक से उसके धार को थोड़ा सा हार्ड नहीं करेंगे, उसको जरा टफ नहीं बनाएंगे, तब तक से वो दूसरे मेटल को नहीं काट पाएगा। तो ये सारा प्रोसेस की वजह से ही हम ये सारा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं और उसमें से भी हार्डनिंग एक जो है प्रोसेस है, और इस प्रोसेस की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि हम मेटल को क्या कर सकते हैं, हार्ड कर सकते हैं, हार्ड कर सकते हैं। और ये कौन सा मेटल की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी बातें होगी, स्टील की बात होगी तो वो प्लेन कार्बन स्टील की बात होगी, ठीक है ना। तो हार्ड करने से क्या होगा, तो इसमें बहुत सारे जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाएंगे। यानी कि मेटल अगर हार्ड होता है तो उसमें क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल जो है स्ट्रेंथ वो बढ़ जाएगा, टेंसाइल एंड स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मेटल क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने से यानी कि हार्डनेस बढ़ जाएगी। मेटल हार्ड होने से क्या हो जाएगा, कटिंग एज जो है ना, यानी कटिंग एबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। यानी कि कटिंग एबिलिटी क्या हो सकती है, इसमें जो है कटिंग एबिलिटी वो क्या होगी, इनहैंस हो जाएगी, कटिंग एबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। अगला क्या हो सकता है, इससे जो है थोड़ा सा उसमें क्या होगा, जैसे हार्डनेस जब करते हैं, हार्डनिंग जब करते हैं तो उसमें ब्रिटलनेस बढ़ जाता है, यानी कि वो ब्रिटल हो जाता है। तो ब्रिटल हो जाता है, तो ब्रिटल का मतलब क्या होता है, भंगुरता, यानी भंगुरता बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो वो जब भंगुर जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी टूट सकता है, ठीक है। तो वो यानी कि उसमें जो है स्ट्रेंथ जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी वैसे चीजों की। तो स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रिटलनेस बढ़ रहा है, इसका मतलब स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा घट जाएगा। तो इन सारी चीजों में ये सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, ये सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए ही हमारा क्या होता है, हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं। अब मान लीजिए कि जब ब्रिटल हो गया, मेटल ब्रिटल हो गया और स्ट्रेंथ क्या हो गया, घट गया, तो उसके लिए हम अगला ही ट्रीटमेंट प्रोसेस जो होता है, टेम्परिंग करते हैं, और वहां से हम क्या करते हैं, ब्रिटलनेस को कम करते हैं और टफनेस को बढ़ा देते हैं। तो ये जब अगले सेशन में जब हम जाएंगे, जब टेम्परिंग पढ़ेंगे तो वहां उसको हम कवर करेंगे। अब ये पर्पस क्या है, ये पर्पस क्या है, तो पर्पस क्या है कि डिजायरेबल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को डेवलप करना, यानी कि वांछित यांत्रिक गुण को डेवलप करना, इसका पर्पस है। क्या है, वांछित डिजायरेबल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को डेवलप करना। ओके, ये बातें समझ में आ रही है। यानी कि जो है हमारा जो डिजायर क्या है, हमारी इच्छा क्या है, उसके अनुसार हम इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को डेवलप कर सकते हैं। अब ये किस पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, उसकी भी बात हम एक एक बात हम आगे करेंगे। अब ये प्रोसेस क्या है, अब ये प्रोसेस क्या है, यानी कि इस प्रोसेस में, हार्डनिंग प्रोसेस में एक्चुअली में हम करते क्या है, तो ये प्रोसेस क्या है इसको भी समझना है। तो प्रोसेस के लिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एक जो है एक लेवल होता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि जब परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.4% से ज्यादा परसेंट ऑफ कार्बन, हम उसका आपको फिगर के बाद साथ भी समझाएंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि जब प्रोसेस में क्या करते हैं कि जब 0.4% ऑफ कार्बन से अधिक कार्बन वाला जो स्टील होता है उसको हम क्या करते हैं, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर तक गर्म करते हैं। अब जब वहां तक गर्म कर लेते हैं तो वहां तक जब उसका टेम्परेचर पहुंच जाता है,
तब क्या करते हैं, थोड़ा सा उस पूरे जो है टेम्परेचर को जब तक से वो गेन नहीं कर लेता है तब तक से थोड़ा देर समय देते हैं, यानी कि देयर इज ए शॉकिंग टाइम, कुछ समय रखते हैं वहां पे। और उस टेम्परेचर को जब पूरी तरह से पूरे उसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया में सभी जगह वो फैल जाता है, वही सेम टेम्परेचर हो जाता है, तब क्या करते हैं वहां से फिर उसको ठंडा करना शुरू करते हैं। और ठंडा कैसे करते हैं, यानी कि क्विंचिंग मेथड्स यूज करते हैं। क्विंचिंग मेथड का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ कूलिंग को फास्ट कर देना, मतलब जल्दी से किसी चीज को ठंडा कर देना। अब जल्दी से किसी चीज को आप ठंडा कर देंगे तो उसमें कठोरता का गुण आ जाता है, यानी कि वो मेटल क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और ये सारी प्रॉपर्टीज यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, कटिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, हार्ड हो जाता है, ब्रिटलनेस भी बढ़ जाता है और स्ट्रेंथ थोड़ी सी घट जाती है। स्ट्रेंथ क्यों घटती है, ब्रिटलनेस बढ़ने की वजह से स्ट्रेंथ घट जाती है। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। यानी प्रोसेस क्या करना है कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर तक गर्म करके फिर इसके बाद उसको ठंडा करना है। ठंडा भी किस रेट से करना है, वो क्विंचिंग मेथड होता है। क्विंचिंग मेथड का मतलब होता है कि जल्दी से किसी चीज को ठंडा करना है। अब ये रेट ऑफ कूलिंग का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी बड़ा जो है ये मतलब अगर रेट ऑफ कूलिंग जो है ज्यादा है या कम है तो उसका इसके हार्डनिंग प्रोसेस पे क्या फर्क पड़ता है, इस चीजों को भी जरा समझ लेते हैं। तो रेट ऑफ कूलिंग जैसे ही आप ज्यादा रखेंगे तो वहां पे क्या होता है कि जो प्लेन कार्बन स्टील होता है, तो कार्बन स्टील में दो चीजें होती है, एफई होता है और कार्बन होता है। यानी कि आयरन के साथ क्या होता है, कार्बन कंटेंट वहां जुड़ा हुआ होता है। अब ये कार्बन कंटेंट जैसे ही ये पूरा जो है Fe और C जो है ये स्ट्रक्चर जो है इस पे, और ये क्या कब क्या होना चाहिए, 0.4% ऑफ कार्बन से ऊपर वाला जो है स्ट्रक्चर होना चाहिए। यानी कि फेराइट के बाद का फेराइट, पियरलाइट, ये सारा जो स्ट्रक्चर होना चाहिए। उस पे क्या करते हैं कि 30 से अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा प्लस पे क्या करेंगे, पहले उसको गर्म करेंगे और फिर उसको जल्दी से ठंडा करेंगे। अब जल्दी से ठंडा करने का मेथड को ही हम क्विंचिंग मेथड कहते हैं। अब जल्दी से ठंडा करने से क्या होगा कि ये जो मेटल के अंदर यानी कि स्टील के अंदर जो कार्बन का कंटेंट है, उस कार्बन के कंटेंट को बाहर निकलने का समय नहीं मिल पाता है, और जिसकी वजह से उसके स्ट्रक्चर्स में वो एम्बेडेड हो जाएगा, यानी कि शामिल हो जाएगा और उसके स्ट्रक्चर में एक तरीके से डिस्टॉर्शन क्रिएट कर देगा। अब ये डिस्टॉर्शन क्रिएट करने से होता क्या, डिस्टॉर्शन का मतलब कुछ विकृति पैदा कर देगा। अब ये विकृति यानी डिस्टॉर्शन जब पैदा हो गया, उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि वो मेटल क्या हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है, उसमें हार्डनेस की प्रॉपर्टीज आ जाती है, डेवलप हो जाती है। ओके, तो रेट ऑफ कूलिंग का ये प्रभाव है। अगर मान लीजिए कि रेट ऑफ कूलिंग को थोड़ा सा कम रखते हैं तब क्या अंतर पड़ेगा, तब क्या होता है कि उसमें जो है ग्रेन्स जो होता है ना, इक्वली जो है सारे जगह पे इक्वली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और उसमें जो है हार्डनेस का गुण उतना नहीं आ पाता है और मेटल थोड़ा क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। मतलब सॉफ्ट का मतलब उतनी सॉफ्ट नहीं, हार्डनेस आएगा लेकिन, बट इसके बनिस्पत जब ज्यादा रेट से आप कूलिंग करेंगे उसके बनिस्पत थोड़ा सा कम उसमें हार्डनेस पैदा होता है। ठीक है, इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो हम लोग हार्डनिंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं कि हार्डनिंग प्रोसेस करते कैसे हैं। अब ये थोड़ा सा ये समझ ले कि स्ट्रक्चर किस किस तरीके का होता है और कौन से स्ट्रक्चर को हार्डनिंग प्रोसेस में हम ला सकते हैं। तो इससे पहले भी प्रीवियस क्लासेस में हमने बताया है आपको कि ये जो है इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें जो है तीन तरह का स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं। यानी कि जहां पे हम प्लेन कार्बन स्टील की बात करते हैं, तो प्लेन कार्बन स्टील में कौन सा कार्बन स्टील आ जाता है उसका जो है जिक्र यहाँ पे किया गया है। देखिए यहाँ पे जो है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में आप जो है प्लेन कार्बन स्टील का मतलब क्या है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन को जब बढ़ाते जाते हैं तो हमारा स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है। पहले फेराइट बना था, इसमें मिनिमम कार्बन का परसेंटेज 0.008% मिनिमम है और मैक्सिमम 0.025% मैक्सिमम कार्बन है यहाँ पे। अब ये जैसे ही और कार्बन इसमें ऐड करते जाते हैं, ये स्ट्रक्चर चेंज होकर पियरलाइट में बदल जाता है और ये 0.83% ऑफ कार्बन होता है। अब ये 0.83 कहीं कहीं पे बुक में 0.84 भी मिलेगा, तो वहां कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है।
तो वहां पे ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम पेयरलाइट स्टील कहते हैं या फिर यूटोक्टाइड स्टील भी कहते हैं। इसको या तो पेयरलाइट स्टील बोलेंगे या तो एटोक्टाइड स्टील बोलेंगे। और ये क्वेश्चंस बार बार पूछता है कि एटोक्टाइड स्टील में कितने परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है, तो 0.83% ऑफ कार्बन होता है, कहीं कहीं पे 0.84% ऑफ कार्बन भी लिखा मिलेगा, तो जो भी ऑप्शंस रहेगा उसके हिसाब से आप करेंगे। तो ये पेयरलाइट स्टील हो गया। अब यहाँ के बाद जैसे ही कार्बन के कॉन्टेंट को और बढ़ाते हैं, यानी कि कार्बन के परसेंटेज को और बढ़ाते हैं, और ये परसेंटेज कहाँ तक आता है, 1.8% ऑफ कार्बन तक आता है, और 2.1% ऑफ कार्बन, यानी कि ये जो रेंज है 1.8% ऑफ कार्बन से 2.1% ऑफ कार्बन में जो स्ट्रक्चर बनता है वो सीमेंटाइट स्ट्रक्चर बनता है। और ये जो स्ट्रक्चरल जो चेंज होता है तो इसमें भी क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा हार्डनेस का गुण आ जाता है। जैसे ही स्ट्रक्चरल कुछ चेंजेज होता है, आंतरिक संरचना में जो बदलाव होता है, उसकी वजह से इसमें जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यानी कि यांत्रिक गुणों में भी बदलाव होता है, जिसकी वजह से इसमें जो है अलग अलग तरह के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डेवलप हो जाते हैं, अलग अलग तरह के यांत्रिक गुण डेवलप हो जाते हैं। अब ये समझना ये है कि इस दोनों के बीच का जो स्टील होता है, इससे पहले यानी कि इस रेंज के बीच, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोयूटोक्टाइड स्टील कहते हैं। यानी कि 0.83% ऑफ कार्बन से कम जो कार्बन वाला जो पार्ट होता है उसको हाइपोयूटोक्टाइड स्टील कहते हैं, और 0.83% ऑफ कार्बन से ज्यादा स्टील वाला कार्बन होता है उसको हाइपर यूटोक्टाइड स्टील कहते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गया। अब हम ये समझ लेते हैं कि इस स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से हमारा जो क्या फर्क पड़ेगा हार्डनिंग प्रोसेस में, इसको हम जरा समझते हैं। तो हार्डनिंग प्रोसेस में हमने ये बताया था कि जो भी प्रोसेस आप करोगे वो प्रोसेस कहाँ से शुरू होगा, तो वो प्रोसेस शुरू होगा 0.4% ऑफ कार्बन, यानी कि जो कार्बन की जो परसेंटेज होगी हार्डनिंग प्रोसेस के लिए, इससे ऊपर वाला, इससे 0.4% ऑफ कार्बन से ऊपर वाला मतलब यानी कि 0.4% ऑफ कार्बन से बाद का जितना जो है ये स्ट्रक्चर है, वो सारे स्ट्रक्चर में हम हार्डनिंग प्रोसेस कर सकते हैं। उससे कम वाला यानी कि 0.4% ऑफ कार्बन से कम कार्बन स्टील वाला भी जो है स्टील मेरे पास है, तो उसमें हार्डनिंग प्रोसेस से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए 0.4% ऑफ कार्बन से ऊपर वाला जो स्टील होता है, प्लेन कार्बन स्टील जो होता है, उसमें जो है हार्डनिंग प्रोसेस किया जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई। यानी कि हार्डनिंग प्रोसेस जो करेंगे वो कहां से करेंगे, 0.4% ऑफ कार्बन से ऊपर वाला जो कार्बन होगा उस सारे प्लेन कार्बन स्टील के लिए हम हार्डनिंग प्रोसेस करेंगे। अब ये प्रोसेस करते कैसे हैं इसको जरा देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या दिखाया है, एक ग्राफ के जरिए हमने रिप्रेजेंट किया है कि ये ग्राफ में जो एक्स एक्सिस पे जो है क्या दिखा रहा है, परसेंटेज ऑफ कार्बन को दिखा रहा है। यानी कि यहाँ 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4% ये कार्बन का जो परसेंटेज है किसमें, Fe के साथ, यानी कि आयरन के साथ जो कार्बन होगा वो कितना परसेंट में होगा वो दिखाया गया है इस चार्ट में। तो Fe का कंटेंट ज्यादा है और कार्बन का कंटेंट कम है, यानी कि कार्बन जो है इंप्योरिटीज के रूप में यहाँ शामिल है। इंप्योरिटीज का मतलब होता है अशुद्धि के रूप में शामिल है, चूंकि इसका अमाउंट कम है इसलिए इसको अशुद्धि मान सकते हैं या कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन केवल एक ही कार्बन ही है। तो इसमें हमने क्या बताया था आपको, जस्ट पहले वाले ये मैं बताया कि ऐसा जो हार्डनिंग प्रोसेस में ऐसा स्टील को हम शामिल करते हैं जो 0.4% ऑफ कार्बन से ज्यादा वाला कार्बन है। यानी कि यहां से ये कह सकते हैं कि यहां से ऊपर जितना भी स्टील होगा, यहां से ऊपर का ये सारा जो है हार्डनिंग प्रोसेस में शामिल हो जाएगा। यानी कि यहां से इधर वाला जो होगा वो सारा वो हार्डनिंग प्रोसेस में शामिल होगा। हार्डनिंग प्रोसेस में ये क्या हो जाएगा, यही सब कार्बन वाला वो शामिल हो जाएगा। ठीक है, अब 0.4% ऑफ कार्बन यहाँ है, जो है 5% यहाँ है, 0.6 ऐसे करके है। परसेंटेज ऑफ कार्बन को एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है और ये टेम्परेचर को यहाँ पे वाई एक्सिस में दिखाया गया है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, एलसीटी और यूसीटी। अब एलसीटी और यूसीटी क्या है इसको जरा समझ लेते हैं। एलसीटी का मतलब क्या है और यूसीटी का मतलब क्या है।
तो LCT का मतलब होता है कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको हम क्या कहेंगे, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे। LCT को क्या कहेंगे, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। अब ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है, इसको जरा हम लोग समझ लें कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर एक्चुअली में होता क्या है। यहाँ पे 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक जो है यहाँ से एक लाइन सीधा खींचा गया है। इसका मतलब है कि 723 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो LCT होता है, वो कार्बन का कंटेंट चाहे जितना भी हो, परसेंटेज ऑफ कार्बन चाहे जितना भी हो, सभी के लिए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, समान है। ओके, ये ग्राफ समझ में आ रहा है, सभी के लिए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर चूंकि यहाँ पे दिख रहा है, ये एकदम बिल्कुल लाइन है, सीधी लाइन है और सभी के लिए क्या है, इक्वल है। तो ये जो है आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सभी के लिए ये समान लाइन है, यहां से पूरा लाइन ये दिखाया गया है, यानी कि परसेंटेज ऑफ कार्बन चाहे जो भी हो, सब के लिए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अब यहीं पे देखिएगा कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, यहां से ग्राफ ऐसे आ रहा है ना, ये ग्राफ यहां से शुरू हुआ, ऐसे आया, फिर इसके बाद आके यहाँ पे मिल गया, इस बिंदु पे मिल गया। तो यहां से शुरू हुआ, इसका मतलब कि जो परसेंटेज ऑफ कार्बन यहाँ पे 0.1% है उसके लिए 900, उसके बाद 0.2% है उसके लिए थोड़ा कम हो गया, 0.3 वाला है उसके लिए और कम हो गया, 0.6 वाले के लिए जो है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और कम हो गया, 0.8 वाले के लिए अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और कम हो गया और 0.83 वाले के लिए बिल्कुल लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर हो गया। यानी कि जो है 0.83% ऑफ कार्बन पे इस जगह पे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर बिल्कुल समान हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो पियरलाइट स्ट्रक्चर बनता है, 0.83% ऑफ कार्बन पे जो स्ट्रक्चर बना है, इसको हमने क्या नाम दिया है, पियरलाइट स्टील, पियरलाइट स्टील। तो पियरलाइट स्टील के लिए जो LCT और UCT क्या होता है, बिल्कुल एक होता है, यानी कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों के लिए क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें जो स्ट्रक्चरल चेंजेस कहां से कहां तक जो आ रहा था, उसको भी जरा हम लोग समझ ले। आपने ये बिल्कुल समझ लिया। अब यहाँ पे जैसे ही इसके बाद 0.83% ऑफ कार्बन से ऊपर परसेंटेज ऑफ कार्बन वाले पे चलते हैं, यानी कि 1.3% ऑफ कार्बन है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे फिर जो है इसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ 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 ये इसके सामने में ये है 1.8% ऑफ कार्बन के लिए ये होगा, 0.1.9 के लिए और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर फिर पियरलाइट स्टील के बाद जो है सीक्वेंशियली ऐसे जो है एक एक करके सबका जो है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर फिर से बढ़ते जाता है। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आ गई। अब ये समझ लेते हैं कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर एक्चुअली में होता क्या है। तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, पहले हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करते हैं। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट दैट पॉइंट जो है, इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस स्टार्ट होता है। जैसे कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पे इसमें जो स्ट्रक्चरल जो चेंजेस आना जो शुरू होता है, वो कहाँ होता है, ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पे शुरू होता है। तो कह सकते हैं कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर वह तापमान है जहां पे उसके यांत्रिक गुण में बदलाव शुरू होता है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, बदलाव शुरू होता है, यानी इनिशिएट होता है एट दैट पॉइंट, एट दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे बदलाव शुरू होता है। और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जहां पूरी तरह से बदलाव हो जाता है और उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आता है, यानी कि उसके बाद अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक जब पहुंच जाता है तो उसमें कोई आंतरिक संरचना में यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चरल में कोई चेंज नहीं होता है, बल्कि फिर टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि LCT और UCT के बीच हमारा क्या होता है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहा है। अब ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहा है तो इसके बीच में क्या स्ट्रक्चर बनता है, तो यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर बनता है उसको हम फेराइट कहते हैं, फेराइट, और प्लस क्या बन जाएगा, ऑस्टेनाइट बनता है, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर बनता है। यानी इस दोनों के बीच में फेराइट भी बनेगा और कुछ ऑस्टेनाइट भी बनेगा। अब इसके बाद इस दोनों के बीच में, यानी कि यहाँ जो रेंज है इसमें क्या है कि ये पियरलाइट स्टील तो इस पॉइंट पे है, तो पियरलाइट से फिर ये सीमेंटाइट की तरफ जा रहा है। क्यों सीमेंटाइट की तरफ जा रहा है, तो हमने जस्ट बताया था कि परसेंटेज ऑफ कार्बन को जैसे ही आप चेंज कर रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो पियरलाइट स्टील से फिर किस में जा रहा है, सीमेंटाइट में जा रहा है।
तो वही चीज यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि जैसे ही हमने चेंज किया, यानी कि 0.83% ऑफ कार्बन से जैसे ही अब आगे चलना शुरू किया, तो हमारे पास दो स्ट्रक्चरल मिलेगा, कुछ पेयरलाइट भी मिलेगा, कुछ सेमेंटाइट भी मिलेगा, और फाइनली जाते जाते ये फाइनली क्या हो जाएगा, सेमेंटाइट स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा, पेयरलाइट कम होता जाएगा। ठीक है। और इस वाले रेंज में यहां से यहां इस दोनों के बीच में क्या है कि पहले फेराइट स्ट्रक्चर ज्यादा है, धीरे धीरे पेयरलाइट बना, और धीरे धीरे पेयरलाइट बना, और पेयरलाइट बढ़ते गया और फेराइट घटते गया, और यहाँ पे जाने के बाद जो है पेयरलाइट पूरा हो जाता है, फेराइट समाप्त हो जाता है। ठीक है। इस पॉइंट पे जाने के बाद यानी कि 0.83% ऑफ कार्बन तक जाते जाते ये जो पेयरलाइट फेराइट स्ट्रक्चर है पूरी तरह से पेयरलाइट में चेंज हो जाता है। ओके। अब हम ये समझने वाले थे कि इस दोनों के बीच में क्या होता है, यानी एलसीटी यूसीटी ये भी है, यहाँ पे भी ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर एलसीटी है, और ये यूसीटी का ग्राफ है, ये भी क्या है, एलसीटी का ग्राफ है और यूसीटी का ग्राफ है। तो इसी दोनों के बीच ना हमने बताया था कि स्ट्रक्चरल चेंजेस शुरू होता है, तो यहाँ भी तो कोई स्ट्रक्चर बना होगा, तो यहाँ कौन सा स्ट्रक्चर बना होता है, इस दोनों के बीच जो स्ट्रक्चर बना होता है उसको पेयरलाइट प्लस क्या होता है, ऑस्टेनाइट होता है। ये दोनों स्ट्रक्चर इस दोनों के बीच में बना होता है, यानी कि इस दोनों के बीच में पेयरलाइट भी बनेगा और ऑस्टेनाइट भी बनेगा। कौन सा, यानी इस दोनों के बीच में, यहां से ऐसे और इसके बीच में दो स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है। और फाइनली जब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे जब आप पहुंच जाते हैं तो पूरा तरह से पेयरलाइट जो है ऑस्टेनाइट में चेंज हो जाता है, और फेराइट भी पूरी तरह से ऑस्टेनाइट में चेंज हो जाता है। ऑस्टेनाइट ये कब बना, ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से जैसे ही आप ऊपर चले गए तो पूरा स्ट्रक्चर आपका चेंज होके ऑस्टेनाइट में चेंज हो जाता है। और ऑस्टेनाइट जो होता है ये नॉन मैग्नेटिक होता है, इसको भी आप जान लें कि ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है। ओके। तो आपने समझ लिया, एलसीटी को समझ लिया, यूसीटी को समझ लिया, एलसीटी क्या है, यूसीटी क्या है, और सभी के लिए अपर क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 900, इसके बाद घटना शुरू हो गया, इस पॉइंट के लिए कम है, 0.6% वाले के लिए और कम हो गया, 0.7 के लिए और कम हो गया, ऐसे घटते घटते यहाँ चला है। फिर इसके बाद ऐसे यूसीटी बढ़ना शुरू होता है, यानी कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर चाहे परसेंटेज ऑफ कार्बन जो भी हो उस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन अपर क्रिटिकल टेम्परेचर परसेंटेज ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अब चले आए हार्डनिंग प्रोसेस में। अब हार्डनिंग प्रोसेस में हमने ये बताया था कि प्रोसेस एक्चुअली में क्या है। तो प्रोसेस में, हार्डनिंग प्रोसेस में होता क्या है कि हार्डनिंग प्रोसेस जो करते हैं उसमें क्या करते हैं, आप अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर की तरफ जाते हैं। कितना ऊपर जाते हैं जी, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर की तरफ जाएंगे। यानी कि ये देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ये 900 है, 950 ये हो गया, और 980 हो गया, थोड़ा सा ये तो ये वाला जो है ना, ये जो बीच में जो दिखाया गया येलो जो दिखाया गया और इसके बीच में जो दिखाया गया है, ये दोनों चीज क्या है, ये जो है आपका हार्डनिंग टेम्परेचर को दिखाया गया है। यानी कि कौन सा टेम्परेचर है जहां पे हार्डनिंग प्रोसेस होता है, यानी इसके बीच का जो पूरा भाग है ये हार्डनिंग टेम्परेचर को दिखाता है। तो इधर वाले के लिए यानी कि 0.83% ऑफ कार्बन के लिए जो हार्डनिंग टेम्परेचर होता है, देखिए 950 से शुरू हुआ, 980 के बीच में है, और धीरे धीरे ये कम होता हुआ इधर की तरफ आएगा, और फिर ऐसे 0.83% ऑफ कार्बन से ऊपर जितने भी परसेंटेज ऑफ कार्बन है, चूंकि ऑलरेडी ये मेटल थोड़ा सा हार्ड हो चुका होता है सेमेंटाइट स्ट्रक्चर की वजह से, इसलिए इसमें क्या होता है कि अब जो है ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक नहीं पहुंचना पड़ता है, हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जो है 30 से 50 डिग्री ऊपर की तरफ जाते हैं, और वही जो है इसमें क्या होता है आपका हार्डनिंग टेम्परेचर हो जाता है। यानी कि इस वाले के लिए यहां से यहां तक के बीच का जो प्लेन कार्बन स्टील है, इस दोनों के लिए जो है आपका जो हार्डनिंग टेम्परेचर होगा वो एलसीटी से ऊपर कितना होगा, 750 से 780 के बीच में, यानी कि यहाँ यूसीटी पे नहीं जाएंगे। किसके लिए, ये किसके लिए है, अप टू 0.83% ऑफ कार्बन के लिए है, कार्बन के लिए ये प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस
जब जो है सेकंड प्रोसेस हार्डनिंग प्रोसेस किसके लिए है आपका 0.83% से ऊपर वाला जो कार्बन है उसके लिए है, वहां LCT प्लस उसमें 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ऊपर की तरफ जाएंगे और गर्म करेंगे। किसके लिए है ये 0.83% ऑफ कार्बन टू टू कितना है 2.1% ऑफ कार्बन। यहां तक के लिए जो हार्डनिंग प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके और फिर जब उस टेम्परेचर तक जब पहुंच जाता है तब इसके बाद हम ठंडा करते हैं। उस टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद भी पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में वो जब तक से जो है वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉकिंग टाइम कहते हैं। सॉकिंग टाइम का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ऊपर वाला सतह तो उतना टेम्परेचर आ गया लेकिन अंदर वाला सतह का वो टेम्परेचर नहीं आया, तो हम क्या करते हैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं उतने ही टेम्परेचर पे, ताकि उसके अंदर वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका भी टेम्परेचर बिल्कुल सेम हो जाए, उसको हम सॉकिंग टाइम कहते हैं। ठीक है ना। तो शॉकिंग टाइम जो होता है 5 मीटर्स पर 10 mm जो होता है वो होता है 5 मिनट्स पर 10 mm जो शॉकिंग टाइम होता है हार्डनिंग प्रोसेस के लिए। तो उतना के लिए उतना समय के लिए हम छोड़ देते हैं ताकि वहां टेम्परेचर तक पहुंच जाए और इसके बाद वो जल्दी से हम ठंडा करते हैं। तो जल्दी से ठंडा करने के बाद पहले तो हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, इसको टेम्परेचर राइज करा दिया, यानी कि हीट हमने दिया और टेम्परेचर बढ़ा दिया। कितना टेम्परेचर बढ़ाया, यानी कि 0.83% ऑफ कार्बन से नीचे का जो कार्बन है, और ये कहां से 0.4 से शुरू होगा, 0.4% ऑफ कार्बन से शुरू होके अप टू 0.83% ऑफ कार्बन। 0.4% क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 0.4 से पहले वाला जो है हार्डनिंग प्रोसेस में नहीं आ पाता है, यानी कि वो मेटल जब जो प्लेन कार्बन स्टील जिसमें कार्बन का कंटेंट 0.4% से कम है वो जो है उतना हार्ड नहीं हो पाता है। तो उसके बाद वाला जो है स्टील की ही हम बात करेंगे हार्डनिंग प्रोसेस के लिए। ओके, अब ये इसके बाद अगेन इस प्रोसेस में क्या करते हैं, पहला तो हमने ये काम कर लिया, दूसरा प्लस क्या करते हैं, क्विंचिंग करते हैं, क्विंचिंग। अब ये क्विंचिंग क्या है, क्विंचिंग इज द मेथड ऑफ कूलिंग। क्विंचिंग जो है एक तरीके का कूल करने का मेथड है। अब ये कूलिंग का कौन सा मेथड है, जल्दी से कूल करने का मेथड को ही हम क्विंचिंग कहते हैं। तो हमारे पास क्विंचिंग मीडिया होना चाहिए। तो कितने तरह का क्विंचिंग मीडिया होता है, तो यहाँ पे ऑयल के जरिए हम क्विंचिंग कर सकते हैं, दूसरा वाटर के जरिए क्विंचिंग कर सकते हैं, तीसरा जो है आपका ब्राइन सॉल्यूशन होता है, ब्राइन सॉल्यूशन, उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, क्विंचिंग कर सकते हैं, और चौथा जो है एयर के जरिए क्विंचिंग कर सकते हैं। तो ये चार मेथड है जिसकी वजह से जिस तरह से हम क्विंचिंग का कर सकते हैं। और ब्रांड सॉल्यूशन में क्या होता है, कौन सा सॉल्यूशन होता है, ब्रांड सॉल्यूशन जो होता है NaCl का होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है, और ये फास्ट क्विंचिंग के लिए यूज किया जाता है। सबसे फास्ट क्विंचिंग किसमें होता है, ब्रांड सॉल्यूशन में होता है, ये फास्ट क्विंचिंग होता है। और सबसे स्लो किससे होता है, एयर से होता है। तो स्लो सबसे जो है वो किससे होता है, एयर के थ्रू होता है, और सबसे फास्ट किससे होता है, ब्रांड सॉल्यूशन के थ्रू होता है। इतनी बातें अगर समझ गए तो ये हमने प्रोसेस को हमने बता दिया कि ये प्रोसेस कहां से कहां तक होता है। अब ये जो ग्राफ जो दिख रहा है ना, तो इस यानी कि 950 से 980 ये पॉइंट है। अब धीरे धीरे ये जो है ना ये नीचे जा रहा है, यानी कि ये टेम्परेचर और कम होगा, ये टेम्परेचर और कम हो जाएगा, ये टेम्परेचर और कम हो जाएगा। ऐसे करते करते ये लास्ट वाला 750 से 780, यानी इसके लिए सभी के लिए बिल्कुल समान है, 750 डिग्री सेंटीग्रेड से 780 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, यहाँ पे अंतर आ रहा है ना। तो ये चीजों को भी समझने की आवश्यकता है कि कब कैसे करेंगे, पूरा प्रोसेस क्या होगा। तो गर्म करने के बाद हमने ठंडा कर लिया, ठंडा किससे करेंगे, ब्रांड सॉल्यूशन के थ्रू करेंगे, और रेट ऑफ कूलिंग को फास्ट रखेंगे। अब ये रेट ऑफ कूलिंग को फास्ट रखने से हमारा फायदा क्या होता है, रेट ऑफ कूलिंग को फास्ट रखने से हमारा फायदा ये होता है कि जो उसमें कार्बन के जो कंटेंट होते हैं, यानी कि जो स्ट्रक्चर्स के अंदर, जैसे फेराइट पियरलाइट स्ट्रक्चर में आपने परसेंटेज ऑफ कार्बन भी तो देखा था ना, ये स्ट्रक्चर्स में हमारे पास क्या था, कार्बन का भी कुछ कुछ कंटेंट था। तो ये कार्बन के जो कंटेंट है, यानी कि ये वाला जो कार्बन का कंटेंट है, अगर फास्ट कूलिंग आप रखोगे तो ये क्या होता है, कार्बन के कंटेंट ये बाहर नहीं निकल पाते हैं।
ठीक है ना, और बाहर नहीं निकल पाते हैं तो इसके स्ट्रक्चर के साथ मिल जाते हैं, और इस स्ट्रक्चर के साथ मिलने के साथ इसके स्ट्रक्चर में जो है डिस्टॉर्शन क्रिएट कर देते हैं। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है, विकृति क्रिएट कर देते हैं, और ये विकृति जब क्रिएट कर देते हैं तो जिसकी वजह से इसमें जो है हार्डनिंग का गुण आ जाता है, यानी मेटल जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। अब ये हार्ड होने से हमारा फायदा क्या था, जैसा कि हमने आपको बताया है कि हार्ड होने से फायदा क्या होता है। तब हार्ड होता है, जब हार्ड होता है तो हमारे पास क्या क्या चीजें थी। जब मेटल हार्ड हो गया, यहाँ पे क्या था, हार्ड हो गया। हार्ड हो गया तो उसमें क्या हो गया, आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ गया। टेंसाइल जो स्ट्रेंथ है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, मेटल हार्ड हो जाएगा, है ना, हार्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद हार्ड हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, कटिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि कटिंग कर सकता है। एबिलिटी एबिलिटी क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना, बढ़ जाएगी। ये एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें होगी। ब्रिटलनेस क्या हो सकता है, कम हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। सॉरी, ब्रिटल जो होगा, ब्रिटलनेस क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। और ब्रिटल बढ़ जाता है तो स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, वो घट जाता है। स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, घट जाती है। अब इसी ब्रिटलनेस बढ़ने की वजह से और स्ट्रेंथ घटने की वजह से हमारा क्या होता है, हार्डनिंग प्रोसेस के बाद उस चीज को हम टेम्परिंग में भी लाते हैं, और टेम्परिंग में वही जो है स्ट्रेंथ को हम बढ़ा देते हैं और ब्रिटलनेस को कम कर देते हैं, जो कि हीट ट्रीटमेंट का नेक्स्ट प्रोसेस है। ओके, अब चलिए हम जो जरा जहां पे थे वहां पे हम देख लेते हैं। ये हमने प्रोसेस भी देख लिया, इसका फायदा भी देख लिया। अब हम ये देखते हैं अगले वाले में, हीट ट्रीटमेंट जब करते हैं तो उसमें बिफोर हार्डनिंग क्या फर्क पड़ता है और आफ्टर हार्डनिंग क्या फर्क पड़ता है। ये देखिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन को एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जो हार्डनेस को जो दिखाया गया है वाई एक्सिस पे दिखाया गया है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही आपका ये बिफोर हार्डनिंग का ग्राफ है, यानी कि हार्डनिंग से पहले, हार्डनिंग जब प्रोसेस जब कर रहे हैं उससे पहले का ग्राफ है। तो ये देखिए, हार्डनिंग प्रोसेस में यहाँ पे क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन पे डिपेंड कर रहा है, और परसेंटेज ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका हार्डनिंग थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। क्यों बढ़ा था, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, फेराइट से पियरलाइट बन रहा है, पियरलाइट से फिर सेमेंटाइट बन रहा है। सेमेंटाइट स्ट्रक्चर ऑलरेडी हार्ड होता है बनिस्पत टू पियरलाइट और फेराइट की वजह से, तो जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, मेटल हार्ड हो जाता है। तो पहला क्या है, बिफोर हार्डनिंग में इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, किसकी वजह से, कार्बन के कंटेंट की वजह से, उसके स्ट्रक्चर में चेंज की वजह से। लेकिन जब हार्डनिंग प्रोसेस आप कर लेते हो तो वो क्या होता है, उसमें जो अंदर में जो कार्बन कंटेंट होता है वो ट्रैप हो जाता है, उसी जो है स्ट्रक्चर के बीच ट्रैप हो जाता है, और इंटरनल स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन क्रिएट कर देता है, यानी कि अंदर के जो स्ट्रक्चर बनावट जो है उसमें क्या होता है, कुछ विकृति पैदा कर दी जाती है, और जिसकी वजह से हार्डनेस जो है बहुत तेजी से बढ़ जाता है। अब यहाँ पे जो ग्राफ दिखाया गया है ये बिल्कुल इससे लगा हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हार्डनिंग जो प्रोसेस करते हैं उसमें कार्बन के कंटेंट को हमने 0.4% ऑफ कार्बन पर दिखाया है, इससे ऊपर वाले को करते हैं तो थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं कि यहाँ तक हमको जो है हार्डनिंग प्रोसेस में आपको ऐसा है कि यहाँ तक के चीजों को रखना पड़ेगा, यानी कि ये वाला यहाँ से 0.4% ऑफ कार्बन से ऊपर वाला जो कार्बन होता है उसी को हम हार्डनिंग प्रोसेस में ले आते हैं, इसीलिए ग्राफ यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है ना, बातें समझ में आ रही होगी, बिल्कुल समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये बड़ा हम अच्छे से आपको बता पा रहे हैं कि हार्डनिंग प्रोसेस में क्या होता है। ओके, अब ये चीज जो है ये थोड़ा सा और समझ लें हम लोग, और समझना क्या है थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये ऐसे, सॉरी, ये इसमें आएगा ना रेड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये ग्राफ पहले का था, बिफोर हार्डनिंग। आफ्टर हार्डनिंग में क्या होगा, हार्डनिंग एक बैग बढ़ जाता है और बढ़ता है, और फिर धीरे धीरे ये ग्राफ नीचे की तरफ जाता है। मतलब कि परसेंटेज ऑफ कार्बन जब 2.1 की तरफ जाएगा तो हार्डनिंग मैक्सिमम हार्ड हो चुका होता है, अब वो ऑल हार्ड नहीं होता है, यानी कि ये ग्राफ नीचे की तरफ झुक जाता है। यानी कि हमको ये समझ में आया कि परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.4% से आगे जैसे ही जाते हैं, हार्डनिंग प्रोसेस जब करते हैं तो उसका हार्डनेस सडनली इंक्रीज करता है, ऐसे इस तरीके से ग्राफ से इंक्रीज किया, और फिर
बिल्कुल कांस्टेंट रेट से बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि 0.2 और 0.21 के बाद, क्योंकि वहां के बाद ऑलरेडी मेटल पहले से ही हार्ड हो चुका होता है इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से, यानी कि सेमेंटाइट स्ट्रक्चर की वजह से। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, और ये हार्डनिंग में आपका दिख रहा होगा कि 200, 400, 600, 800 और 1000, ये जो है हार्डनिंग का जो ये दिया हुआ है कि कितना एसवी में है और परसेंटेज ऑफ कार्बन पे किस तरीके से ये वैरी कर रहा है। तो बिल्कुल ये चीजें समझ में आ गई होगी कि परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो बिफोर हार्डनिंग में ये ग्राफ इस तरीके का है, इस तरीके का है, और जैसे हार्डनिंग कर देते हैं उसमें क्या क्या गुण डेवलप हो जाता है, यानी कि वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, हार्ड हो जाता है। दूसरा क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तीसरा क्या हो जाता है, इसके बाद ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस जो है, ब्रिटलनेस जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ब्रिटलनेस बढ़ गया। इसके बाद स्ट्रेंथ जो है वो घट जाती है। स्ट्रेंथ का मतलब, स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि जो है जो आपका उसका शक्ति, ब्रिटलनेस बढ़ने की वजह से, जैसे मान लीजिए कि आप हैमरिंग, ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है, भंगुरता, इसका मतलब क्या होता है, भंगुरता, है ना, भंगुरता, भंगुरता बढ़ गया तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ उसका कम हो जाएगा। जब कोई भी मेटल भंगुर हो जाता है तो हथौड़ी का चोट मारिएगा तो टूट जाता है, तो स्ट्रेंथ उसका क्या हो जाता है, घट जाता है। अब इस दोनों चीजों को, यानी कि ब्रिटलनेस को जो कम किया जाता है और स्ट्रेंथ को जो बढ़ाया जाता है, उस प्रोसेस को टेम्परिंग प्रोसेस कहते हैं, और ये भी एक तरीके का हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है। अब नेक्स्ट में जब जाएंगे तो हम टेम्परिंग को अच्छे से पढ़ेंगे कि टेम्परिंग में क्या होता है और क्या क्या चीजें होती है। दूसरा एक यहाँ पे कटिंग जो है, कटिंग एबिलिटी, कटिंग एबिलिटी भी जो है वो इनहेंस हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। कब होता है ये सारा जो होता है, ये होता है हार्डनिंग करने के बाद, हार्डनिंग प्रोसेस के बाद। हार्डनिंग प्रोसेस जब कर लेते हैं तो ये सारा जो है इंटरनल जो स्ट्रक्चरल जो यांत्रिक गुण जो है उसमें बदलाव आता है। ओके, तो चलिए आज तक के लिए हम लोग यही सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग टेम्परिंग को पढ़ेंगे और ये हीट ट्रीटमेंट चैप्टर को पूरी तरह से करेंगे कंप्लीट। ओके, थैंक यू वेरी मच।